नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने वाक्य विचार के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य यानी शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। या मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्यों में ही प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। अब बात आती है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बिना उद्देश्य और विधेय का हमारा वाक्य कभी पूरा नहीं होता है। तो इसके बारे में भी, उद्देश्य और विधेय के बारे में भी कल हम लोगों ने पढ़ा कि उद्देश्य क्या है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजा खाता है, तो राजा यहाँ पे उद्देश्य है और खाता है जो विधेय है। उसी तरह हम लोगों ने विधेय के बारे में भी पढ़ा। विधेय यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग विधेय कहते हैं। तो यहाँ पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी यहाँ पे उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए यानी पक्षी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि डाल पर बैठा है, तो ये विधेय हो गया। ठीक उसी तरह आगे है उद्देश्य का विस्तार, यानी एक सुंदर लड़की हंस रही है, तो यहाँ लड़की शब्द का विस्तार हुआ है। उसी तरह विधेय का भी विस्तार होता है कि मोर उद्देश्य हो गया, अब पंख फैलाकर नाच रहा है, ये विधेय हो गया। तो ये उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद के निम्नलिखित दो आधार हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो आइए हम लोग इसके एक एक भेदों के बारे में पढ़ते हैं। पहला भेद सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे ही हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे भी हम लोग सरल वाक्य ही कहते हैं, या एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अंशु पढ़ रही है, तो अंशु यहाँ पे उद्देश्य है और पढ़ रही है विधेय है, यानी एक एक एक। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी वही बात है। तो सरल वाक्य यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समूचे बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे नेहा गा रही है, दिया है कि नेहा गा रही है, एक वाक्य ये हो गया, और दूसरा अंशु नाच रही है। तो नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है, ये और जो शब्द है वो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। तो उपयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य है, वाक्य और से जुड़े हुए हैं, और समूचे बोधक हटने पर ये स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ से और हटा दें तो नेहा गा रही है, अंशु नाच रही है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हो जाएंगे। लेकिन जब दोनों को जोड़ने की बात आती है तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसी तरह अगला भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं उसे हम लोग मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है, तो यहाँ जो कल आया था प्रधान उपवाक्य हो गया, बाहर खड़ा था वो हमारा उस पर आश्रित वाक्य हो गया। उसी तरह कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। अब बीमार होना, कोमल का बीमार होना उसके ऊपर आश्रित है, तो इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो उपवाक्य होते हैं सब उसी पर आश्रित होते हैं।
उपर्युक्त पहले और दूसरे वाक्य में जो कल घर आया था तथा कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, ये प्रधान वाक्य है। और जो क्रमशः वह बाहर खड़ा है तथा क्योंकि वह बीमार है, ये आश्रित उपवाक्य से जुड़े हुए हैं, अतः ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पे भी उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, ये मुख्य वाक्य है। जो कल घर आया था, ये भी मुख्य वाक्य है। और उस पर आश्रित होने वाले उपवाक्य क्या हैं? तो वह बाहर खड़ा था, बीमार है, ये उस पर आश्रित है। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया। तो ये जो था, हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।